everyone, this is Pooja. Welcome to my channel Pooja Yadav 1992 and 1998. आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। पहले दो वीडियो में मैंने बैंक के बारे में स्टडी करवाया था और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, आरबीआई के बारे में, उसके रूल्स रेगुलेशन, उसके कार्य, इन सब के बारे में बताया था और बैंक के बारे में बताया था। ठीक है, पहले जो हम लोग ओवरव्यू देखे थे ये, आज हमें ये इसके बारे में पढ़ना है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और पहले हम ये बैंक हैं, इंडियन बैंकिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा, और आज हम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो हम लोग को इंडिया को फाइनेंस मिलता है वो किस सिस्टम के थ्रू मिलता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाता है आपका फाइनेंशियल एसेट्स पहला, फिर फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। इन सब के बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ आ गया कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसका सबसे पहला कंपोनेंट्स मतलब पार्ट है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है हम पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह के मार्केट आते हैं। मार्केट मीन्स बाजार। फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह के वित्त बाजार में दो तरह के बाजार आते हैं, वो देखिए नीचे दिया हुआ कैपिटल मार्केट, और इसके आगे हम पढ़ेंगे। और ये कैपिटल मार्केट एक आता है और दूसरा आपका मनी मार्केट आता है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप्स है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के बारे में पहले हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट क्या होता है। कैपिटल मार्केट वैसे मार्केट होते हैं जिसके द्वारा यदि हमें लंबे समय के पैसे की आवश्यकता होती है, लंबे समय के लिए मतलब पैसे की आवश्यकता होती है, तो हम कैपिटल मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह कहा जा सकता है यदि हमें लंबे समय के लिए लेन देन करना है तो हम कैपिटल मार्केट में जा सकते हैं और ले सकते हैं फाइनेंस की सुविधा। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब ये लंबे समय के लिए होता है। मतलब ये उस तरह का मार्केट होता है जिसमें से हम फाइनेंस मतलब वित्त अगर हमें चाहिए लोन के रूप में चाहे तो ये तो हम लंबे समय के लिए ले सकते हैं। ठीक है, ये हमें प्रोवाइड कराता है। अब नीचे है कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, स्ट्रक्चर है कैपिटल मार्केट का, इसमें पहला आएगा लेंडर सेक्टर्स और दूसरा आ जाएगा बोरोर्स सेक्टर्स। तो लेंडर सेक्टर वो होता है जो पैसा देगा, ठीक है, और बोरोवर्स सेक्टर वो होता है जो पैसा लेगा। ठीक है, इसमें दो तरह के सेक्टर आते हैं इसके स्ट्रक्चर में। अब इन सब सेक्टर के भी नीचे टाइप्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है, नॉन ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, और बोरोवर सेक्टर में आ जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर, कोऑपरेट सेक्टर हो जाएगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स सेक्टर्स, ये सब आ जाएगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर तो हम देख लिए जिसमें था लेंडर सेक्टर। ठीक है, लेंडर सेक्टर दो ठो सेक्टर उसमें आते हैं, एक लेंडर सेक्टर आ जाता है और एक बोरोवर्स सेक्टर आ जाता है। अब दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। लेंडर सेक्टर क्या होता है, ये वे सेक्टर होते हैं जो पैसा देते हैं, लेकिन पैसा ये देते हैं और इसमें भी दो तरह के सेक्टर आ जाते हैं। मतलब लेंडर सेक्टर में भी दो तरह के अलग सेक्टर आ जाते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आ जाता है और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आ जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वैसे मार्केट होते हैं जो सभी कानूनी रूल्स को फॉलो करता है, पर नॉन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में ऐसा नहीं होता। मतलब इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर आता है लेंडर्स में, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट मतलब क्या होता है, इसमें ये वैसा मार्केट होता है जिसमें जो भी रूल्स रेगुलेशन अगर वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, बनाया गया है, उन सभी का पालन करते हुए इसमें सारे कार्य किए जाते हैं। मतलब पैसे अगर कहीं देना है, ट्रांसफ़र करना, लेन देन करना, वो सब कानूनी तौर पे किया जाता है, गैर कानूनी तौर पे नहीं किया जाता। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी कुछ मार्केट्स आ जाते
आ जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो कि पहला होगा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ऑर्गेनाइज्ड में पहले आता है स्टॉक एक्सचेंज। इसमें स्टॉक एक्सचेंज वो होता है जो कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ में डील करता है, जैसे कि शेयर, डिबेंचर्स आदि। और स्टॉक एक्सचेंज फिर लोगों को मनी प्रोवाइड करता है। मतलब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसमें किस चीज़ का एक्सचेंज किया जाता है? शेयर, डिबेंचर, ये सब इंडिविजुअली लोग लगाते हैं और उसका एक्सचेंज होता है, फिर उससे जो मनी मिलता है उसे प्रोवाइड करवाया जाता है लोगों को, ठीक है। अब इसका दूसरा ऑर्गेनाइज्ड में दूसरा आ जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, ये वैसे बैंक होते हैं जो सारा काम लगभग बैंक की तरह करते हैं, ठीक है। मतलब ये वैसे मार्केट होते हैं जो लगभग सारा काम कैसे तरह बैंक की तरह ही करते हैं, लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस बैंक में ऐसा नहीं होता है, आप पैसा जमा कर दिए फिर जब मन तब निकाल सकते हैं, पर इस बैंक में ऐसा नहीं होता है। मतलब ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स जो है ये बैंक की तरह ही काम करता है, लेकिन बैंक से थोड़ा डिफरेंट करता है। इसमें आप पैसा डाल सकते हैं लेकिन डालकर जल्दी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि आप डाल दिए फिर बार बार डालिएगा निकालिएगा डालिए, इसमें वैसा कोई कार्य नहीं होता है। इसमें डिमांड डिपॉजिट का एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर कहा जाता है, ठीक है। अब नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएटर में दो इंस्टीट्यूशन या इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें पहला हो जाएगा आपका डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस और दूसरा हो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इसमें निम्न इंस्टीट्यूशन आते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन मीन्स क्या होता है, संस्थाएं, और डेवलपमेंट मतलब विकसित संस्थाएं इसमें आ जाती हैं। मतलब जो बैंक विकसित हैं, विकास किए हुए, वो सब बैंक इसमें आ जाते हैं, जैसे IFCI बैंक, ICICI बैंक, IDBI एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस मतलब निवेश संस्थाएं में निम्न आते हैं। निवेश संस्थाएं में आपका आ जाएगा LIC, GIC, UTI, म्यूचुअल फंड आदि आ जाते हैं। इन सब का हम वर्णन आगे करेंगे, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ये किसका है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लेंडर सेक्टर का है। ऑर्गेनाइज्ड तो हम यहाँ से पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे क्या, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम पहले ही क्या पढ़ चुके थे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या पढ़े थे, जो कानून के बनाए गए नीति नियमों से पैसों का लेन देन करता है, मार्केट में फाइनेंस प्रोवाइड करता है, वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। वैसे ही ये अनऑर्गेनाइज्ड कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये फॉलो नहीं करता, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, ये अपनी मर्जी से ब्याज लगाते हैं, इनके पास बहुत पैसे होते हैं और यदि यह अधिक पैसा देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब इसमें अगर ये किसी को लोन प्रोवाइड करते हैं, कोई भी आम जनता, जैसे कि कोई भी बैंक से ना लेकर कहीं किसी और के पास से जो पैसा लेते हैं, उसे ही ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। वो पैसा तो देते हैं लेकिन वो जो भी इंडिया के रूल्स रेगुलेशन बैंक के बनाए गए हैं या फाइनेंस देने के, वो सब का ये सब पालन नहीं करते। ये सिर्फ अपनी मर्जी से इंटरेस्ट लगाते हैं, अपनी मर्जी से इंटरेस्ट लेते हैं, 5% 6% पैसे पे लगाकर लोगों को देते हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट हो गया हमारा फाइनेंशियल मार्केट का। फाइनेंशियल मार्केट का पहला हम लोग पढ़ लिए कैपिटल मार्केट, और दूसरा इसका क्या है, कैपिटल मार्केट के अंदर लेंडर सेक्टर आया। अब बोरोवर सेक्टर पढ़ेंगे। लेंडर सेक्टर क्या करता था, पैसा देता था, और बोरोवर सेक्टर क्या करता है, पैसा लेता है। मतलब ये बोरोवर सेक्टर जो है वो क्या, पैसा लेने वाला है, ठीक है। ये पैसा लेते हैं जिसे बोरोवर्स सेक्टर कहते हैं, ठीक है। जिसमें आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर। बोरोवर सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर्स आ जाते हैं, जो कि पहला है गवर्नमेंट सेक्टर। ये वे सेक्टर होते हैं जिन्हें सरकार को चलाने के लिए मनी की आवश्यकता होती है, जैसे डैम का निर्माण, रोकर का निर्माण आदि अन्य खर्चे के लिए उन्हें लंबे समय के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, तो यह बोरोवर सेक्टर
से पैसे लेते हैं। मतलब ये गवर्नमेंट सेक्टर, बोरोवर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर आ जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर ये ऐसा सेक्टर होता है जिसमें क्या करता है, गवर्नमेंट बोरोवर से पैसा लेता है। ठीक है, ये पैसा लेने वाला है, तो ये पैसा लेता है। कैसे लेता है, जैसे कि कोई भी निर्माण करना, भवन निर्माण हो गया, कोई भी पार्क निर्माण हो गया, मतलब जन लोगों के लिए, ठीक है, जनता के लिए करता है, तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में पैसा लेता है। ठीक है, अब दूसरा आ गया आपका कॉरपोरेट सेक्टर। ठीक है, कॉरपोरेट सेक्टर मतलब कंपनी, और कंपनी को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, चाहे वह प्राइवेट हो या पब्लिक तो वह लंबे समय के लिए बोरोवर्स सेक्टर से पैसा लेती है और अपने कंपनी का संचालन करती है, जैसे कि मशीनरी, रॉ मटेरियल्स आदि के लिए। मतलब ये कौन सा सेक्टर होता है जो है कॉरपोरेट सेक्टर में प्राइवेट भी आ जाता है और पब्लिक सेक्टर भी आ जाता है। गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर आता है। अगर कोई कंपनी चला रहा है, उसे अपने रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चे माल आदि के संचालन के लिए, कर्मचारियों को पैसा देने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए अगर उन्हें पैसों की ज़रूरत रहती है, तो वो किससे पैसा लेता है, बोरोवर सेक्टर से जाकर पैसा लेता है। अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स आ जाते हैं। ठीक है, बोरोवर सेक्टर के अंतर्गत तीसरा एक आता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, मतलब हम लोग या अन्य आम जनता अपनी ज़रूरत के लिए लोन या पैसा लेते हैं, इनसे तो हम भी लेनदार हो जाएंगे। मतलब बोरोवर सेक्टर से हम भी, आम जनता भी पैसा ले सकता है। ऐसा नहीं कि आप नहीं ले सकते, हम भी ले सकते हैं लोन के रूप में, लेकिन वो बोरोवर सेक्टर जो है क्या करेगा, अपनी मर्जी से जितना इंटरेस्ट लगाए उतना लगा कर हमें पैसा देगा। ठीक है, अब हो गया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, आगे पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसका हो गया गिल्ट एज सिक्योरिटी गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट। गिल्ट एज सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी कहा जाता है। मतलब गिल्ट एज सिक्योरिटी को ही गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जब सरकार को फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है तो वह इन्हीं के पास जाते हैं। मतलब गिल्ट एज सिक्योरिटी के, अगर सरकार को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसके पास जाता है, गिल्ट एज सिक्योरिटी के पास, मतलब गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट के पास जाती हैं। ठीक है, अब दूसरा इंडस्ट्रियल या कॉरपोरेट सिक्योरिटी। इंडस्ट्रियल और कॉरपोरेट सिक्योरिटी, शेयर डिवेंचर्स, लोन एंड अदर। इसके अंतर्गत इस बात का वर्णन किया जाता है कि जब एक कंपनी को मनी की आवश्यकता होती है, वह शेयर डिवेंचर इशू करके या सिंपल बैंक से पैसा लेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट सिक्योरिटी के अंतर्गत क्या आता है, कंपनी आ जाता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर आ जाते हैं, जो अगर उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है तो वो ले सकते हैं कैसे, शेयर डिवेंचर इशू करके ले सकते हैं या फिर सिंपल बैंक से भी ले सकते हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल एसेट में हम लोग कैपिटल मार्केट तो पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे क्या, मनी मार्केट, उसका दूसरा टाइप। तो मनी मार्केट क्या होता है, ये वैसे मार्केट होते हैं जिसमें पैसों का लेन देन कम समय तक के लिए ही किया जाता है, जिसे मनी मार्केट, मतलब कैपिटल मार्केट के सीधा अपोजिट होता है। कैपिटल मार्केट में क्या होता था, वो लॉन्ग टर्म के लिए, वो लंबे समय के लिए हम उसमें से पैसे ले सकते थे। लेकिन मनी मार्केट कैसा मार्केट है, जिसमें हम कम से कम समय के लिए पैसा ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या है आपका स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट का स्ट्रक्चर या ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट है। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट का, ठीक है, तो पहला इसका आ जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब वित्तीय संस्था है, और दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब वित्तीय पार्ट, जो भी कंपोनेंट्स होता है उसे इंस्ट्रूमेंट कर देंगे, मतलब जैसे कोई वस्तु हो गया, ठीक है, उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, इसमें इसका मतलब होता है ये पैसे लेते या देते हैं तथा प्रोवाइड कराते हैं। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वित्तीय संस्थाएं क्या करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं या पैसे प्रोवाइड करवाते हैं। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब देखिए क्या हो जाता है, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा
पैसा लिया या दिया जा रहा है, मतलब जिस विधि या जिस वस्तु या जिस नियम के द्वारा लिया दिया जा रहा है पैसा, उसे इंस्ट्रूमेंट कह देंगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कितने तरह के होते हैं? कॉल मनी मार्केट होता है, बिल मार्केट, बैंक लोन्स। मतलब किस किस तरह से हम पैसे दे सकते हैं, किस किस तरह से, तो कॉल मनी मार्केट के थ्रू दे सकते हैं, बिल मार्केट, बैंक लोन्स के द्वारा भी दे सकते हैं। ठीक है, अब कॉल मनी मार्केट और बैंक लोन्स के तो कोई टाइप नहीं होते, लेकिन बिल मार्केट के होते हैं। क्या होगा? ट्रेजरी बिल और जनरल बिल, और ट्रेजरी बिल और जनरल बिल। और आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन और अनऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब ऑर्गेनाइज्ड के अंतर्गत कुछ आ जाते हैं सेक्टर्स, वो हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक, जो कि हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर तो पढ़ चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर कमर्शियल बैंक भी पढ़ चुके हैं, कोऑपरेटिव बैंक भी पढ़ चुके हैं पीछे। अब पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक में तीन तरह के बैंक आ जाते हैं आपके, क्या आ जाएंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एसोसिएटेड बैंक्स। नेशनलाइज्ड बैंक मतलब राष्ट्रीय बैंक। यहाँ का रीजनल रूरल बैंक पढ़ चुके हैं हम लोग। रीजनल रूरल बैंक हो गया। रीजनल रूरल बैंक में आ जाते हैं शेड्यूल बैंक्स, नॉन शेड्यूल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं पीछे भी। कोऑपरेटिव बैंक्स फिर आ जाएंगे। अब इनका हम आगे वर्णन करेंगे। ठीक है, बैंक्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ क्या हो गया आपका? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पैसों का लेन देन किया जाता है उसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसके इंस्ट्रूमेंट निम्न हैं, मतलब इसके इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा पैसों का लेन देन होता है वो निम्न है। पहला है कॉल मनी मार्केट। ठीक है, कॉल मनी मार्केट बहुत ही छोटे समय या कम से कम समय के लिए होती है, और यह स्पेशली एक बैंक के लिए होती है। यदि किसी समस्या या बहुत ज़रूरत होने पर एक बैंक दूसरे बैंक से कॉल कर पैसे मांगता और वो सिर्फ एक दिन के लिए फिर वह कल दे देगा, तो इस स्थिति को ही कॉल मनी मार्केट, मतलब कॉल मनी मार्केट क्या होता है? कॉल मनी मार्केट बहुत ही ज़्यादा कम समय के लिए होता है, जैसे कि 1 या 2 दिन के लिए होता है। और ये क्या होता है? एक बैंक दूसरे बैंक से कॉल मनी मार्केट के थ्रू पैसे ले सकता है। मतलब एक बैंक अगर किसी समस्या में है, फाइनेंस से जुड़े किसी समस्या, तो दूसरे बैंक से वो कॉल करके पैसा ले सकता है। यह कहेगा कि आज मुझे तुम पैसा दे दो, मैं तुम्हें कल रिटर्न कर दूंगा, तो उसे ही कॉल मनी मार्केट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ हो गया ट्रेजरी बिल मार्केट। ट्रेजरी बिल मार्केट हो गया, हम यहाँ पढ़े थे इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आपको देखे थे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कॉल मनी मार्केट आता है, बिल मार्केट आता है, बैंक लोन्स आता है, और बिल मार्केट के अंतर्गत ट्रेजरी बिल मार्केट और जनरली बिल्स आ जाते हैं। तो पढ़ लेंगे ट्रेजरी बिल मार्केट। ट्रेजरी बिल मार्केट ये भी कम समय के लिए ही होते हैं। इसे इशू सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 91 डेज के लिए, कम से कम समय के लिए, मतलब ये ट्रेजरी जो बिल है ये भी कम समय के लिए होता है, लेकिन कितने दिन के लिए होता है? कम से कम 91 डेज के लिए होता है। इतने दिन के तक के लिए ही आपको पैसे मिल सकते हैं। इसके बाद आपको पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसका कंट्रोल किसके द्वारा होता है? गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, अब तीसरा हो गया आपका कॉमर्शियल बिल मार्केट। कॉमर्शियल बिल मार्केट एक कंपनी के द्वारा इशू किया था। कॉमर्शियल बिल मार्केट क्या है? एक कंपनी के द्वारा इशू किया था। अब प्रोमिसरी नोट्स में क्या होता है? इससे आज से यह है कि यह बायर के द्वारा प्रोमिस के रूप में कन्फर्मेशन के लिए वह एक नोट्स बनाकर देता है कि वह सेलर को इस दिन सारा पैसा दे देगा, तो इस नोट्स को ही प्रोमिसरी नोट्स कहते हैं। मतलब प्रोमिसरी नोट्स क्या होता है? ये बायर के द्वारा नोट्स दिया जाता है सेलर को। ठीक है, अगर बायर, जैसे मैं खरीदार हूँ और कोई विक्रेता, मैं उससे सामान खरीद रही हूँ, तो मैं उसे एक नोट्स दे दूँगी। ठीक है, उस पर लिख कर अपना सिग्नेचर करके, ठीक है हम इतने दिन बाद तुम्हारा पैसा, जितना भी हम सामान खरीदे हैं वो तुम्हें, उसका पैसा तुम्हें दे देंगे। ठीक है, उसे ही प्रोमिसरी नोट्स कहते हैं। अब पांचवा आ गया आपका कोलेटरल लोन्स। इसमें लोन लेने के लिए
कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में उसके पास कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी, जिससे हम लोन ले रहे हैं उसे कोलेटरल लोन मार्केट कहते हैं। मतलब इस लोन के मार्केट में, कोलेटरल लोन के मार्केट में पता है क्या होता है, अगर हमें पैसा चाहिए तो हमें उसके पास कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तभी वो हमें पैसा देगा, तभी वो हमें लोन देगा, उसे ही कोलेटरल लोन मार्केट कहते हैं। अब दूसरा आ जाएगा हमारा कंपोनेंट्स फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंशियल कंपोनेंट्स का जो था, उसमें 3 टाइप्स के थे फाइनेंशियल, तो ये दूसरा है फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, पहला तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से फाइनेंशियल मार्केट पढ़े जो जिसमें कैपिटल मार्केट आया और मनी मार्केट आया, और उसके बारे में पढ़े। अब दूसरा आ रहा है फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और डायरेक्ट सिक्योरिटीज़ और दूसरा सेकेंडरी और इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, डायग्राम में देख चुके हैं। तो प्राइमरी और डायरेक्ट सिक्योरिटी क्या होता है? कोई ऐसी सिक्योरिटी है जो पहले से क्रिएट की जा चुकी, ये तो सेकेंडरी है। मतलब प्राइमरी मतलब क्या होता है? पहला, जो सबसे पहले किया गया हो। तो मतलब प्राइमरी और डायरेक्ट सिक्योरिटी क्या होता है? प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होता है? वैसा सिक्योरिटी होता है जो न्यू किसी कंपनी में इशू किया गया है। ठीक है, न्यू उसका पहले कोई भी कॉपी उपी नहीं है, उससे पहले वो सिक्योरिटी वो मार्केट में इशू हुआ ही नहीं है, उसे प्राइमरी सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी और इनडायरेक्ट सिक्योरिटी क्या हो जाएगा? जैसे कि पहले से क्रिएट किया हुआ सिक्योरिटी। ठीक है, पहले से सिक्योरिटी क्रिएट किया हुआ है, उसी सिक्योरिटी को हम मतलब दोबारा क्या करते हैं? इशू करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी और इनडायरेक्ट सिक्योरिटी। ठीक है, अब तीसरा आ जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तीसरा हमारा ये कॉम्पोनेंट्स है इंडियन फाइनेंस सिस्टम का। तीसरा कॉम्पोनेंट्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसे कहते हैं जिसके जो माध्यम समय के लिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय के लिए पूंजी के रूप में फाइनेंस या वित्त की व्यवस्था करती है। माध्यम मतलब ये क्या हो जाए, ये उस तरह की संस्थाएं होती है जिनसे वित्त मतलब फाइनेंस हमें, माध्यम समय मतलब बीच वाला, जो बीच में जो होता है माध्यम, उसके और ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय के लिए पूंजी के रूप में फाइनेंस या वित्त की व्यवस्था करती है, मतलब मिल सकती है हमें यहाँ से। ठीक है, और यह प्रोवाइड कराती है, उसे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कहते हैं। फॉर परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट और फॉर एग्जाम्पल एंड मॉडर्नाइजेशंस। ठीक है, हो गया आपका। अब इसके अंदर 3 इम्पॉर्टेंट नेशनल लेवल डेवलपमेंट्स बैंक आते हैं। किसके अंदर आते हैं ये तीनों डेवलपमेंट, मतलब विकसित बैंक आ जाते हैं आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के अंदर। वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत कितने 3 जो विकसित बैंक है वो आ जाते हैं, जिसमें से पहला आपका क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब IDBI बैंक, इसका शॉर्ट होगा IDBI और इसका फुल फॉर्म होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। पहला हो गया। और दूसरा आपका आ जाता है क्या? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड, नहीं ये गलत है, ठीक है, सॉरी, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI बैंक भी एक डेवलप बैंक है। ठीक है, और तीसरा आपका आ जाता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ICICI बैंक भी आ जाता है। अब इन लोगों के बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या बैंक था? IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड बैंक ऑफ इंडिया आ जाता है। ठीक है, तो इसे लागू कब किया गया था? इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 1964 में किया गया था। IDBI बैंक को लागू किया गया था 1 जुलाई 1964 में किया गया था। पहले यह RBI के अंदर कार्य करती थी, मतलब सभी बैंक तो RBI के अंदर आते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा कभी कभी डेवलप हो जाते हैं वो बाहर भी होते हैं। तो पहले यह RBI के अंदर कार्य करती थी, लेकिन बाद में इसे 16 फरवरी 1976 में डिक्लाइन मतलब अलग कर दिया गया, मतलब RBI से इसे अलग कर दिया गया। कब? 16 फरवरी 1976 में। ठीक है,
अब IDBI बैंक एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन कंट्रोल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी या लीडर कह सकते हैं इसको, जो सभी डेवलपमेंट बैंक का लीडर है। ठीक है, IDBI बैंक को सभी डेवलपमेंट बैंकों का लीडर कह सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे अपेक्स इंस्टीट्यूशन कंट्रोल ऑर्डिनेटिंग एजेंसी या लीडर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारा IFCI बैंक मतलब इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो यह भारत का पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, मतलब यह भारत का सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, जिसे 1948 में इस्टेब्लिश्ड मतलब शुरू किया गया था। मतलब इसे शुरू कब किया गया था? 1948 में। और यह बड़े बड़े स्केल इंडस्ट्रीज यूनिट को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, मतलब यह बड़े बड़े उद्योगों इंडस्ट्री आदि को क्या करती है? वित्त प्रोवाइड करवाती है। और 1993 तक 1993 तक यह डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में ही कार्य कर रहा था, लेकिन 1993 के बाद इसे एक इंडियन कंपनी के रूप में बदल दिया गया और फिर इसे अक्टूबर 1999 में रीनेम किया गया, IFCI लिमिटेड कर दिया गया। मतलब ये तो पहले डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में ही कार्य करता था 1993 तक, लेकिन 1993 के बाद में इसे इंडियन कंपनी के रूप में क्या कर दिया गया? बदल दिया गया और इसका रीनेम कर दिया अक्टूबर 1999 में। इसका रीनेम कब किया? अक्टूबर 1999 में इसका रीनेम करके क्या कर दिया गया? IFCI लिमिटेड कर दिया गया। ठीक है, और तीसरा डेवलपर बैंक आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब ICICI बैंक। यह 1955 में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में आया था। मतलब ये 1955 में तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में आया था, लेकिन इसमें सरकार का कोई शेयर नहीं था। उस टाइम तक इसमें सरकार का कोई शेयर नहीं था, जिस कारण इसे प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट बैंक में बदल दिया गया। मतलब ये आया तो पब्लिक सेक्टर बैंक बन के ही 1955 में, लेकिन इसे सरकार का कोई साथ नहीं मिला तो इसे प्राइवेट सेक्टर बैंक में बदल दिया गया था। यह प्राइवेट सेक्टर बैंक को लंबे समय तक के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है। प्राइवेट सेक्टर्स को लंबे समय के लिए, यह जो बैंक है प्राइवेट सेक्टर्स को लंबे समय के लिए क्या फाइनेंस मतलब वित्त प्रोवाइड। पहले 3 बैंक ऐसे थे जो सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए लोन एवं फाइनेंस आदि की सुविधाएं दे देते थे, लेकिन अब जो हम स्पेशलाइज्ड बैंक पढ़ेंगे इसके बाद, मतलब ये जो डेवलपर 3 बैंक थे ये सभी आम जनता के लिए मतलब कोई भी लेन देन कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिक आगे हम पढ़ेंगे क्या? स्पेशलाइज्ड बैंक। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सब कोई नहीं, कुछ स्पेशल मेन लोग ही लेन देन करते हैं, इसलिए इसे स्पेशलाइज्ड बैंक कहा जाता है। ठीक है, जिसमें होगा प्रोवाइड सपोर्ट इन स्पेसिफिक आर ऑफ एक्टिविटी, मतलब स्पेसिफिक मतलब स्पेशल कुछ लोगों के लिए ही ये प्रोवाइड किया जाता है। जिसमें पहला बैंक क्या है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक्स ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स बैंक, इससे आपको नाम से ही पता चला, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, EXIM एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, इसका शॉर्ट नेम है EXIM। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक क्या हो जाती है? वैसे बैंक होते हैं जो इंटरनेशनल स्तर पर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट का बिजनेस करते हैं, उन्हें फाइनेंस या लोन प्रोवाइड करवाते हैं तथा इसे 1 जनवरी 1982 मतलब 1 जनवरी 1982 में एस्टैब्लिश्ड किया गया। इसे इंडिया को फॉरेन ट्रेड और फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए किया गया था। मतलब इसे क्यों बनाया गया था? इंडिया को फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड करवाने के लिए किया जाता है। और इस बैंक में क्या होता है? एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो करते हैं नेशनल लेवल पर मतलब राष्ट्रीय लेवल पर जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ये उनके लिए बैंक है, ये उनके लिए लोन या फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। अब दूसरा हो गया, अब
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट होता है SIDBI बैंक। यह बैंक आया तो अक्टूबर 1989 में आया था, लेकिन इसने कार्य करना या ऑपरेशंस करना अप्रैल 1990 में शुरू किया था। मतलब ये आया तो वैसे कब था, अक्टूबर 1989 में, लेकिन ये अपना काम करना शुरू कब किया, 19 अप्रैल 1990 में। ठीक है, यह कंट्रोल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। मतलब ये जो बैंक है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये गवर्नमेंट के अंदर सारे काम करती है। यह स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस व लोन, स्मॉल इंडस्ट्री मतलब छोटे स्तर पर जो बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं, ये उनके लिए लोन प्रोवाइड करती है या फाइनेंस प्रोवाइड करती है, इसलिए इसे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब तीसरा आपका क्या आ जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर्स एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। हम पहले भी नाबार्ड के बारे में पढ़े थे, मैंने कहा था कि आपको आगे हम इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पर है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, NBARD। ठीक है, यह एक नेशनल बैंक होता है। नाबार्ड जो है यह एक नेशनल बैंक होता है जो स्पेशल रूरल एरिया एवं एग्रीकल्चरल वाले लोगों के विकास के लिए मुख्य रूप से बनाया गया है, जो छोटे रूरल एरिया में रह रहे लोगों को फाइनेंस एवं लोन प्रोवाइड कर। मतलब ये जो नाबार्ड जो बैंक है, ये किसके लिए, छोटे गांव के कस्बों के लोगों के लिए। हम लोग कौन सा बैंक है, नाबार्ड बैंक के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये क्या लोन किसे प्रोवाइड करता है, मतलब रूरल एरिया, स्पेशल रूरल एरिया जो कुछ होते हैं उन्हें ये लोन और फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और यह कब आया था, इसका इस्टेब्लिश्ड हुआ था 12 जुलाई 1982 में, मतलब 12 जुलाई 1982 में इसे इस्टेब्लिश्ड किया गया था। यह एक स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा किया गया था। ये इस्टेब्लिश्ड 1982 में हुआ था, 12 जुलाई को। ठीक है, किसके थ्रू होता है, एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट के द्वारा हुआ था। यह छोटे एवं लंबे दोनों तरह के समय तक के लिए रूरल एरिया और एग्रीकल्चरल को फाइनेंस प्रोवाइड कर, मतलब ये छोटे बड़े मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों समय के लिए ये पैसा प्रोवाइड करवा सकता है, वित्त दे सकता है। किसे दे सकता है, रूरल एरिया और एग्रीकल्चरल लोगों को। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या होता है आप लोगों को तो पता ही होगा। म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है, ठीक है, जो छोटे छोटे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट को कलेक्ट करता है और आगे कई सारे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं। बहुत सारी सिक्योरिटीज़ जैसे आपका हो गया पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक, बॉन्ड्स या अदर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड एक कंपनी होता है जिसमें छोटे छोटे इंडिविजुअल्स, मतलब आपके जैसे और हमारे जैसे लोग उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अपना शेयर लगाते हैं, और वो जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो सबको कलेक्ट करके म्यूचुअल्स क्या करता है, कहाँ इन्वेस्ट करता है, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में आदि में इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, और उससे जो प्रॉफिट होता है वो हमें मिलता है। ठीक है, और यह कम प्राइस से ज़्यादा प्राइस तक बहुत सारे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है। और यह जो इन्वेस्टमेंट करती है म्यूचुअल फंड, हम लोगों से जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लेकर जो कहाँ इन्वेस्ट करती है वो कम से ज़्यादा प्राइस तक भी की सिक्योरिटी में कर सकता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड है जो कभी कभी फीस चार्ज करता है और कभी कभी कमीशन भी लेता है कुछ केसेस में। मतलब म्यूचुअल फंड में कुछ केसेस में ग्राहक से कमीशन और चार्ज भी लिया जाता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड के 4 फेजेस होते हैं जो अब नीचे पढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड के कितने फेज होते हैं, तो 4 फेज होते हैं जिसे हम नीचे पढ़ेंगे। पहला फेज क्या है हमारा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसे इस्टेब्लिश्ड कब किया गया था, 1964 से 1987 में। ठीक है, 1963 में RBI के द्वारा किया गया था इसे इस्टेब्लिश। 1963 में तो RBI के द्वारा किया गया था, जिसमें पहला स्कीम लॉन्च किया गया।
जिसमें पहला स्कीम लॉन्च किया गया यूटीआई के द्वारा 1964 में, उस समय तक पब्लिक सेक्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए अनुमति नहीं दिया। मतलब जब ये आरबीआई इस स्कीम को लॉन्च किया था तब उस समय तक जैसे पब्लिक, हम लोग पब्लिकली आम जनता को इसमें इन्वेस्ट करने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन 1987 से 1993 से पब्लिक सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति, मतलब सेकंड फेज़ में, फर्स्ट फेज़ में तो पब्लिक को इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सेकंड फेज़ में क्या हो गया, रूल्स चेंज हो गया, आरबीआई ने रूल्स चेंज कर दिया और यह कहा कि ठीक है अब पब्लिक लोग भी इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। अब फेज़ 3 में देखते हैं क्या होता है। फेज़ 3, अब फेज़ 2 1993 तक ख़त्म हुआ और फेज़ 3 1993 से 2003 तक फेज़ 3 स्टार्ट हुआ। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्ट करने की अनुमति मिल गया। मतलब पहले तो पब्लिक सेक्टर को, पहले तो किसी भी सेक्टर को नहीं था, सिर्फ आरबीआई कर सकता था, लेकिन बाद में पब्लिक सेक्टर को हुआ और फेज़ 3 में क्या हो गया कि प्राइवेट, अब ठीक है प्राइवेट सेक्टर भी इसमें क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। फेज़ 3 देखते हैं, सिंस मतलब आज तक 2003 से अभी तक चला आ रहा है फेज़ 4। यूटीआई को ख़त्म करे कि इसे 2 भागों में बांटा गया था। स्पेसिफिक अंडरटेकिंग ऑफ द यूटीआई एंड यूटीआई म्यूचुअल फंड में बांटा गया था। मतलब 2003 से अभी तक में म्यूचुअल फंड को क्या 2 भाग में बांट दिया गया। पहला स्पेसिफिक अंडरटेकिंग ऑफ द यूटीआई एंड दूसरा यूटीआई म्यूचुअल फंड में बांटा गया। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे पेंशन फंड। अब हम म्यूचुअल फंड के बाद बहुत सारे फंड होते हैं, उसमें से हम सेकंड क्या पढ़ेंगे, पेंशन फंड। पेंशन फंड, अगर कोई भी एम्प्लॉय वो हर महीने अपने सैलरी से कुछ इनकम वह कंट्रीब्यूट करता है पेंशन फंड में, फिर उसे रिटायरमेंट के बाद उसे वही इनकम पेंशन के रूप में दिया जाता है उसे ही। मतलब पेंशन फंड तो आप लोगों को पता ही है, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या फिर बहुत सारे प्राइवेट में, ऐसा प्राइवेट में भी आजकल रूल्स हो चुका है, जॉब करते हैं हर मंथ के उसके इनकम में से, जैसे किसी के 20,000 इनकम है तो उसका हर मंथ कितना 2500 क्या हो जाता है, कट जाता है पेंशन, और वही जब वो रिटायर होते हैं तब उन्हें वही पैसा रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट पर। ठीक है, अब दूसरा पेंशन फंड के बारे में ही पढ़ेंगे। 23 अगस्त 2003 में इंटर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को शुरू किया गया था ताकि वह सारा, ठीक है, ताकि वह सारा का सारा जो प्रमोट डेवलप एंड रेगुलेटर पेंशन सेक्टर को इंडिया में देख सकें। ठीक है, तीसरा हो गया आपका, फिर एक पेंशन फंड रेगुलेट एंड डेवलप अथॉरिटीज़ को 19 सितंबर 2003 में पास किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से मान्य 1 फरवरी 2014 में किया। मतलब फिर से एक और पेंशन फंड को क्या किया गया, लाया गया। कौन सा था, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को कब लाया गया, 19 सितंबर 2003 में पास किया गया, लेकिन इसका पूर्ण रूप से मान्यता कब से दी गई, 1 फरवरी 2014 में किया गया। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। इस योजना में सिर्फ कंट्रोल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इस योजना में 2004 में सिर्फ कंट्रोलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो पेंशन योजना था, ये ऐसा स्कीम था जिसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो सरकारी जॉब करते हैं, सिर्फ वो ही इन्वेस्ट कर सकते थे 2004 में। लेकिन फिर 2009 में इसमें सभी प्रकार के व्यक्ति फंड इन्वेस्ट करने लगे। लेकिन फिर इस योजना में 2009 में बदलाव क्या हो गया कि सभी प्रकार के लोग इसमें फंड अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उसी के बारे में। 2015 में इसमें फिर बदलाव किया गया और उस समय से इसमें एनआरआई भी, मतलब जो अन्य देश के नागरिक होते हैं, वह भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो स्कीम निकला कौन सा, एनपीएस,
नेशनल पेंशन स्कीम। पहले तो 2004 में क्या था, केवल जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं वही इसमें फ़ंड इन्वेस्ट करते थे, लेकिन 2009 में क्या चेंजेस हुआ कि गवर्नमेंट जो जॉब करते हैं वो भी कर सकते हैं, और जो व्यक्ति फंड इन्वेस्ट जो सभी प्रकार मतलब जो प्राइवेट है या कोई भी आम जनता सब इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2009 में ऐसा रूल्स बन गया। लेकिन फिर 2015 में क्या चेंजेस हो गया कि इसमें जो इंडिया से छोड़कर दूसरे देश के भी जो नागरिक हैं वो भी अब इसमें अपना फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम पहले 2 तरह के पेंशन के बारे में पढ़ चुके हैं, ये पे तीसरा है अटल पेंशन योजना। ठीक है, अटल पेंशन योजना, इस योजना में क्या होता है, एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है, और 6 मेंबर्स होते हैं। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एक चेयरपर्सन उसमें हो जाता है, 6 मेंबर्स होते हैं। फिर जिसमें 3 व्यक्ति पूरा समय तक तथा 3 व्यक्ति पार्ट टाइम के लिए काम करते हैं इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इतना ही वीडियो। अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।